Welcome to our YouTube channel Audio FM 143. रावत मेंशन। सभी कपल्स डांस स्टेज पर खड़े थे। चेरी दिव्यांश के हाथ की तरफ देख रही थी, जहां से खून की बूंदें टपक रही थीं, और वो बहुत अच्छी तरह से समझ चुकी थी कि ये खून दिव्यांश के हाथ से कैसे आ रहा है। ऐसे तो उसे कोई चोट लग ही नहीं सकती। ये जरूर उसे और कार्तिक को एक साथ देखकर ही हुआ होगा। वो दिव्यांश के पास जाना चाहती थी, लेकिन तभी कार्तिक ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसकी कमर पर अपना दूसरा हाथ रख दिया। चेरी एक पल के लिए बिल्कुल सुन्न हो गई, क्योंकि इन सब से दिव्यांश अब उससे और भी ज्यादा नाराज हो जाने वाला था। वो खुद नहीं जानती थी कि वो बाद में दिव्यांश को कैसे मनाएगी, वो कैसे उसका गुस्सा शांत करेगी, और उसके हाथ से बहता हुआ खून तो उसे और भी ज्यादा तकलीफ दे रहा था। कार्तिक चेरी की तरफ देखते हुए बोला, कहाँ जा रही हो तुम चेरी? डांस बस शुरू ही होने वाला है। अभी वो बोल ही रहा था कि वहां पर लाइट ऑफ हो गई, क्योंकि अब स्टेज लाइट ऑन होने वाली थी और साथ ही साथ आर्टिफिशियल स्मोक भी फैलने वाला था। तभी स्टेज लाइट ऑन हुई और म्यूजिक भी शुरू हुआ। वो म्यूजिक सुनते ही चेरी का दिल एक पल के लिए धक सा रह गया। मरीज है इश्क हूं मैं, कर दे दवा। मरीज है इश्क हूं मैं, कर दे दवा। बेशक वहां पर लाइट बहुत ज्यादा कम थी, लेकिन चेरी दिव्यांश की तरफ देख सकती थी। उसका खुद का हाथ कार्तिक के कंधे पर था और वो हल्के हल्के अपने पैरों को मूव कर रही थी। वहीं कार्तिक का हाथ उसकी कमर पर था। दूसरी तरफ दिव्यांश की नजरें चेरी पर लगातार गहरी होती जा रही थी। निहारिका दिव्यांश की तरफ देखते हुए बोली, अगर तुम्हें मेरे साथ ढंग से डांस करना ही नहीं था, तो तुम मुझे स्टेज पर भी क्यों लेकर आए? दिव्यांश, यहाँ आकर भी मुझे नहीं लगता तुम्हारा ध्यान मुझ पर है। मुझे तो लगता है कि तुम लोगों को देख रहे हो। ये बोलते हुए उसने एक नज़र चेरी की तरफ देखा। दिव्यांश उसकी तरफ देखते हुए बोला, अगर मुंह बंद रखोगी तो ज्यादा बेहतर रहेगा निहारिका। मैं अपने सामने मुंह खोलने वालों का मुंह तोड़ता हूँ, बंद नहीं करवाता। उसकी बात सुनकर निहारिका बिल्कुल चुप हो गई, क्योंकि दिव्यांश का गुस्सा इस वक्त हद से ज्यादा था। अचानक ही दिव्यांश ने उसका हाथ छोड़ा और उसे गोल घुमाकर लगभग कार्तिक के ऊपर फेंक दिया। कार्तिक ने निहारिका को संभालने के लिए चेरी का हाथ छोड़ दिया और निहारिका को अपनी बाहों में थाम लिया। दूसरे ही पल दिव्यांश ने चेरी का हाथ अपने हाथ में पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लिया और फिर अपना खून से भरा हुआ हाथ उसके हाथ से मिला लिया। चेरी की आंखों में आंसू आ गए। वो दिव्यांश की तरफ देखते हुए बोली, आपने जानबूझकर अपने हाथ पर चोट लगाई ना एवोकाडो? उसकी बात सुनते हुए दिव्यांश ने उसे कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि लिरिक्स के साथ सॉन्ग गुनगुनाने लगा। तलब है तू है नशा, गुलाम है दिल ये तेरा। खुल के जरा जी लूं तुझे, आजा मेरी सांसों में आ। लिरिक्स गुनगुनाते हुए उसने चेरी को हल्का सा खुद से दूर किया और फिर उतनी ही तेजी से अपने करीब खींच लिया। चेरी सीधा उसके सीने से आ लगी और दिव्यांश की गहरी सांसें अब उसे अपने चेहरे पर महसूस होने लगी। तलब है तू है नशा, गुलाम है दिल ये तेरा। खुल के जरा जी लूं तुझे, आजा मेरी सांसों में आ। वहीं दूसरी तरफ अभिमन्यु रावी के साथ डांस कर रहा था। मरीज है इश्क हूं मैं, कर दे दवा। हाथ रख दे तू दिल पे जरा। ओ हाथ रख दे तू दिल पे जरा। रावी उसकी तरफ देखते हुए बोली, आपको पिटने का शौक है क्या अभिमन्यु? अभिमन्यु उसकी तरफ देखते हुए बोला, इस दुनिया में किसी की औकात नहीं कि अभिमन्यु खुराना पर हाथ उठा जाए। अगर ऐसा हुआ तो मैं उसका हाथ तोड़कर उसके दूसरे हाथ में नहीं, बल्कि कहीं और दे दूंगा। उसकी बात का मतलब समझते हुए रावी के चेहरे के एक्सप्रेशंस ऐसे थे जैसे उसने कोई आठवां अजूबा देख लिया हो। वो तुरंत बोली, कैसी बातें करते हैं आप? डेविल खुराना, निहायती निर्लज इंसान हैं आप। रावी मुंह बनाते हुए बोली, मैंने अभी अभी सीखा है ये वर्ड, इसका मतलब है बेशर्म इंसान हैं आप। अभिमन्यु हल्का सा मुस्कुराया और बोला, तो फिर ऐसे कहो ना मिस वाइन। इतनी शुद्ध हिंदी बोलने की क्या जरूरत है? माना कि मैं तुम्हारा प्रोफेसर हूँ, लेकिन पढ़ाई से मेरा दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं। रावी हैरानी से बोली, व्हाट डू यू मीन? पढ़ाई से आपका दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं? आप मेरे कॉलेज के सबसे महंगे प्रोफेसर हैं। मैंने सुना है पूरे स्टाफ की सैलरी मिलाकर भी उतनी नहीं होती जितनी आपकी सैलरी है। और आप कहते हैं कि आपका पढ़ाई से कोई रिश्ता नहीं। और अगर आपको पढ़ाई से इतनी ही दुश्मनी है, तो आप मेरे कॉलेज में कर क्या रहे हैं? अभिमन्यु के चेहरे पर डेविल स्माइल आ गई। रावी उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस पढ़ने की कोशिश कर रही थी। अचानक ही उसकी आंखें बड़ी हो गईं और वो तुरंत बोली, डोंट से दिस कि आप उस कॉलेज में सिर्फ मेरे लिए हैं। आप इतने पागल तो नहीं हो सकते। अभिमन्यु ने अपना हाथ उसकी कमर से हटाकर उसकी पीठ पर रखा और फिर उसे बिल्कुल खुद से सटा लिया।
रावी के तो पहले ही होंठ जुड़े हुए थे और अब अभिमन्यु धीरे धीरे उसके चेहरे पर झुकने लगा था। उसकी गहरी नजरें इस वक्त बहुत कुछ कह रही थीं। तुझे मेरे रब ने मिलाया, मैंने तुझे अपना बनाया, अब ना बिछड़ना खुदाया। वहीं दूसरी तरफ ध्रुवांश मिश्री को संभालने की कोशिश कर रहा था, जो इस वक्त पूरी तरह से नशे में थी। ध्रुवांश उसकी तरफ देखते हुए बोला, मुझे पहले ही पता था कि जो तुम कॉलेज में इनोसेंट होने का ड्रामा कर रही थी ना, वो सिर्फ और सिर्फ ड्रामा था। तुमने तो कहा था कि तुम यहाँ पर अपनी जॉब के लिए आए हो, लेकिन तुम तो यहाँ मुझे कुछ और ही करती हुई नजर आ रही हो। शायद महंगी शराब देखकर तुम्हारा मूड बदल गया होगा। तुमने सोचा होगा, काम करने की क्या जरूरत, 2-4 वाइन के गिलास पीती हूँ और फिर किसी अमीरजादे की बाहों में जाकर गिर जाऊंगी। वो संभाल तो लेगा ही और साथ ही साथ और भी बहुत कुछ मिल जाएगा। अभी वो बोल ही रहा था कि मिश्री मुस्कुराए और बोली, आप ना बहुत बोलते हैं मिस्टर प्लेबॉय। खुद तो आप बहुत कुछ करते हैं और मुझे ऐसी वैसी बातें बोल रहे हैं। आपको शर्म नहीं आती क्या? आप ऐसे क्यों हैं? वैसे आपको एक बात बताऊं, आप जैसे भी हैं बहुत अट्रैक्टिव हैं। ध्रुवांश उसे हैरानी से देखने लगा। मिश्री मुस्कुराकर बोली, खुद से वादा किया था मैंने कि कॉलेज में जाऊंगी तो किसी लड़के की तरफ नहीं देखूंगी, क्योंकि लड़कों के चक्कर में पड़ने का मतलब है अपनी जिंदगी खराब करना। लेकिन जब आपको देखा तो एक पल के लिए आपकी तरफ बस देखती रह गई और धड़कनें तेजी से बढ़ गईं। उसकी बातें सुनते हुए ध्रुवांश उसकी तरफ देखता ही रह गया। बेशक उसने उसे प्लेबॉय कहा था, जिसकी वजह से उसे गुस्सा आना चाहिए था, लेकिन उसके बाद मिश्री ने जिस तरह से अपनी बात कही और उसकी आवाज़ इस वक्त इतनी ज़्यादा इंटेंस थी कि ध्रुवांश की धड़कनें भी तेज होने लगी थीं। मोहब्बत रूह की है लाजिम रज़ा, हाथ रख दे तू दिल पे ज़रा। मिश्री, जो हल्का हल्का लड़खड़ा रही थी, अचानक अब बिल्कुल ठीक खड़ी हो गई, जैसे वो ठीक खड़े होने की कोशिश कर रही हो। फिर पंजों के बल हल्का सा ऊपर उठ गई और अगले ही पल उसने ध्रुवांश का चेहरा पूरी तरह से अपने हाथों में थाम लिया और फिर उसके होठों पर अपने होंठ रख दिए। उसे किस करना बिल्कुल भी नहीं आता था और इस वक्त तो वो नशे की हालत में थी। उसे शायद ये भी ना पता हो कि होता क्या है, लेकिन अब उसके नाजुक होंठ ध्रुवांश के होठों पर हल्के हल्के चलने लगे थे। वो बहुत सॉफ्टली उसे किस कर रही थी। ध्रुवांश ने आज तक ऐसी किस बिल्कुल नहीं की थी। वो तो वाइल्डली और पैशनेटली डीप किस किया करता था, लेकिन आज इस किस में न जाने उसे कैसा सुकून मिल रहा था कि उसने भी मिश्री को कसकर अपनी बाहों में जकड़ लिया और उसे रिस्पॉन्स देने लगा। वैसे तो वहां पर डिम लाइट थी, लेकिन अगर लाइट ऑन भी होती तो शायद वो खुद को रोक नहीं पाता। चाहा तुझे मैंने वफा से, मांगा तुझे मैंने दुआ से, पाया तुझे तेरी अदा से। ओ चाहा तुझे मैंने वफा से, मांगा तुझे मैंने दुआ से, पाया तुझे तेरी अदा से। चेरी, दिव्यांश की गर्म सांसों को अपने चेहरे पर महसूस करते हुए बोली, मेरी गलती नहीं है एवोकाडो। मैं तो आपको कह दिया ना कि आप जैसा कहेंगे मैं वैसा करने को तैयार हूँ। मैं सच में मिस्टर अवस्थी के साथ डांस नहीं करना चाहती थी। मैं भला उनके साथ डांस क्यों करूँगी, लेकिन वो जबरदस्ती मुझे यहाँ पर ले आए तो मुझे उनके साथ आना पड़ा। प्लीज़ आप ऐसा कुछ कीजिए ना एवोकाडो की, ना आपको निहारिका के करीब जाना पड़े और ना ही मुझे मिस्टर अवस्थी के पास। करम हद से है ज़्यादा मुझ पे तेरा। हाँ, हाथ रख दे तू दिल पे ज़रा। ओ हाथ रख दे तू दिल पे ज़रा। ओ हाथ रख दे तू दिल पे ज़रा। दिव्यांश उसके चेहरे पर झुका, थोड़ी कांपती आवाज में बोला, प्लीज रेड, यहाँ से चलो, आई जस्ट वॉन्ट टू फील यू। अगर अभी इसी वक्त में तुम्हें प्यार नहीं किया तो मैं पागल हो जाऊंगा। अभी तो मैं सिर्फ अपने हाथ को चोट पहुंचाई है, अगर तुम मेरे साथ अभी इसी वक्त यहाँ से नहीं गई तो कुछ कर बैठूंगा। रेड, मेरे साथ चलो ना, मुझे तुम्हें बहुत सारा प्यार करना है। ये बोलते हुए उसने अपना हाथ चेरी के गाल पर रख दिया था और चेरी को अपने गाल पर वो गीला गीला खून महसूस होने लगा था। चेरी ने अपना चेहरा हाँ में हिलाया और बोली, मैं आपके साथ चलने को तैयार हूँ एवोकाडो। आप मुझे जितना प्यार करना चाहे उतना प्यार कर सकते हैं। मैं भी आपको बहुत सारा प्यार करूंगी। दिव्यांश उसकी बात पर मुस्कुराया और अगले ही पल वो चेरी का हाथ पकड़कर उसे ले गया। वहीं दूसरी तरफ कार्तिक और निहारिका जो आपस में डांस कर रहे थे, दिव्यांश और चेरी को लेकर बातचीत कर रहे थे। कार्तिक निहारिका की तरफ देखते हुए बोला, मैं सच में चेरी को प्यार करता हूँ, इसलिए मैं उसे दिव्यांश के साथ बिल्कुल नहीं देख सकता। इसलिए मेक श्योर कि तुम्हारा फियांसे मेरी होने वाली बीवी से दूर रहे। निहारिका भी थोड़े एटीट्यूड से बोली, तो तुम भी अपनी होने वाली बीवी को कहो कि वो दिव्यांश से दूर रहे, क्योंकि वो खुद दिव्यांश के पास आती है ना कि दिव्यांश उसके पास जाता है।
कार्तिक व्यंग्य से मुस्कुराया और बोला, हाँ वो तो साफ दिखाई देता है कि कौन किसके पास जाता है। ब्लडी इडियट। ये बोलकर उसने निहारिका को छोड़ दिया और दिव्यांश और चेरी की तरफ देखने लगा, लेकिन अब वे दोनों वहां से गायब थे। कार्तिक का चेहरा गुस्से से लाल होने लगा। रावत मेंशन। स्टेज पर म्यूजिक अभी भी चल रहा था और कुछ कपल्स डांस भी कर रहे थे, लेकिन जब दिव्यांश और चेरी वहां से नीचे उतर गए तो कार्तिक और निहारिका जो उन दोनों को ढूंढ रहे थे वो भी अब सीढ़ियां उतरते हुए नीचे की तरफ आ गए। कार्तिक का चेहरा गुस्से से लाल था। निहारिका व्यंग्य से मुस्कुराते हुए बोली, एक बार फिर से तुम्हारी चेरी मेरे दिव्यांश को सेड्यूस करने में कामयाब हो गई, जरूर वही दिव्यांश को अपने साथ लेकर गई होगी। कार्तिक गुस्से से बोला, खबरदार अगर तुमने चेरी के बारे में कुछ कहा तो मैं मुंह तोड़ दूंगा तुम्हारा। कार्तिक अवस्थी हूं मैं, कोई अरा गहरा इंसान नहीं हूं जो तुम्हारी बकवास सुन लूंगा। निहारिका गुस्से से बोली, तो मैं भी निहारिका कपूर हूं और मोरोवर दिव्यांश रावत की होने वाली बीवी, तुमसे ज्यादा रुतबा है मेरा, इसलिए मेरे सामने जरा संभल कर। अगर इतना ही गुस्सा आ रहा है तो पहले अपनी होने वाली बीवी को संभालना था, आए बड़े मुझसे बकवास करने वाले। ये बोलकर वो पैर पटकते हुए वहां से चली गई और कार्तिक उसकी तरफ देखता रह गया। वो गुस्से से मुठ्ठियां कसते हुए बोला, आज तुम्हारी वजह से कोई मेरे सामने यूं जुबान चला कर गया है चेरी, ये तुमने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। सीरियसली बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। ये बोलते हुए उसके चेहरे पर डेविल एक्सप्रेशन थे। वही स्टेज पर लाइट ऑन होती उससे पहले ही अभिमन्यु रावी को लेकर और ध्रुवांश मिश्री को लेकर साइड हट गया था। अभिमन्यु रावी को लेकर नीचे की तरफ आया तो रावी उससे अपना हाथ छुड़ाते हुए बोली, मैंने आज तक अपनी जिंदगी में गधे तो बहुत देखे, लेकिन पहली बार ऐसा घोड़ा देखा है जो गधा बनने पर लगा हुआ है। जब आपको पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं है, आप प्रोफेसर नहीं है, तो आपको क्या जरूरत है मेरे कॉलेज में आकर प्रोफेसर गिरी झाड़ने की। सिर्फ इसलिए आप इस कॉलेज में आए हैं क्योंकि मैं वहां पर स्टडी करती हूँ रियली। कहीं मैं आपका बचपन का क्रश तो नहीं। अभिमन्यु हल्का सा मुस्कुराया और बोला, हो भी सकती हो। जरा याद करो जब तुम 6-7 साल की थी, कोई लड़का रावत मेंशन में पार्टी में शामिल हुआ हो जिसकी उम्र उस वक्त तकरीबन 12-13 साल की होगी और तुमने उस पर जूस या वाइन गिराई होगी। उसके बाद उस लड़के ने तुम्हें गुस्से से घूर कर देखा होगा और तुमने डर की वजह से अपने कानों को पकड़कर सॉरी कहा होगा। उसकी बातें सुनते हुए रावी ये सब कुछ याद करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसे तो ऐसा कुछ याद ही नहीं आ रहा था। वो अपना माथा पीटते हुए बोली, मुझे तो डिनर करके याद नहीं रहता कि मैंने डिनर किया या नहीं। आप मेरे बचपन की बात कहाँ कर रहे हैं डेविल खुराना? सीधा सीधा बता दीजिए ना कि क्या सच में हम कभी बचपन में मिले हैं? मेरा सिर घूम रहा है। अगर आपने मुझे नहीं बताया तो मैं आपके सिर पर हथौड़ा मारूंगी और आपका सर भी घुमा दूंगी। उसकी बात सुनकर अभिमन्यु व्यंग्य से मुस्कुराया और फिर उसकी कमर पर अपना हाथ रखकर उसे अपने करीब खींचते हुए बोला, इतनी हिम्मत है तुम्हारे अंदर? उसके इस सवाल ने रावी के चेहरे का रंग उड़ा दिया था। ऐसा तो वो बिल्कुल भी नहीं कर सकती थी। वो उसकी तरफ देखती रह गई और अभिमन्यु उसके सीने पर झुका और उसे एक हल्की सी लव बाइट देकर मुस्कुराता हुआ वहां से चला गया। रावी बस उसकी तरफ देखती रह गई। उसने अपने सीने पर अपना हाथ रखा जहां अभिमन्यु उसे वो लव बाइट देकर गया था। गाउन की वजह से वो जगह साफ दिख रही थी, इसलिए वो वहां पर भी नहीं रुक सकती थी। गुस्से से मुंह बनाते हुए वो तुरंत अभिमन्यु के पीछे पीछे गई, लेकिन अभिमन्यु पार्किंग एरिया में आया और फिर अपनी गाड़ी में बैठकर वहां से निकल गया। रावी गुस्से से लाल होते हुए अब रावत मेंशन के अंदर आ गई। रूम में आकर उसने अभिमन्यु को कॉल किया। जैसे ही अभिमन्यु ने कॉल रिसीव किया वो गुस्से से बोली, ये क्या हरकत है मिस्टर डेविल खुराना? आपकी वजह से अब मैं पार्टी में नहीं जा सकती। आपको क्या जरूरत थी मुझे ये लव बाइट देने की? अभिमन्यु हल्का सा मुस्कुराया और बोला, इसीलिए तो लव बाइट दी है मिस वाइन, ताकि तुम पार्टी में रोक ही ना पाओ और गलती से तुम्हारे हाथों से किसी लड़के पर जूस या फिर वाइन ना गिर जाए और कोई और तुम्हारा दीवाना ना बन जाए। वो क्या है ना, मुझे कंपटीशन बिल्कुल नहीं चाहिए, और अगर गलती से कोई मेरा कंपटीशन बन भी गया तो मैं फिर खेल खेलता हूँ। खेल से क्रिकेट मत समझ लेना। मैं वो खेल खेलता हूँ जिसमें सामने वाला अपनी सांसों की गिनती करता है। उसकी बात सुनते हुए रावी के रोंगटे खड़े हो रहे थे। उसने तुरंत कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया और बोली, कहीं ये मिस्टर डेविल खुराना सच में कोई डेविल तो नहीं? ओह गॉड, मुझे तो कोई चालीसा और आरती भी नहीं आती। वहीं दूसरी तरफ ध्रुवांश मिश्री को लेकर स्टेज से नीचे उतरा और उसकी तरफ देखकर गुस्से से बोला, आज तो तुमने मुझे किस कर दी, लेकिन आइंदा अगर मेरे करीब भी आए ना, आई एम नॉट गोना लीव यू। अगर तुम्हें इस पार्टी में किसी और को फंसाना है तो फंसाओ, लेकिन ध्रुवांश रावत को फंसा सकती हो, इस गलतफहमी में मत रहना।
ये बोलते हुए वो मिश्री को बहुत ही गुस्से से देख रहा था और मिश्री के कदम अब और भी ज्यादा लड़खड़ाने लगे थे। वो अपनी जगह पर ढंग से खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। ध्रुवांश गुस्से से लाल होता हुआ वहां से चला गया और मिश्री समझने की कोशिश करने लगी कि वो आखिर करे क्या, कहाँ जाए। वही अंशुम जो कब से ध्रुवांश और मिश्री के अलग होने का इंतजार कर रहा था, वो अब जल्दी से मिश्री के पास आया और उसकी कमर पर अपना हाथ रखकर बोला, क्या तुम्हें मेरी हेल्प की जरूरत है? मिश्री इधर उधर लड़खड़ाते हुए बोली, हाँ मुझे मेरे घर जाना है लेकिन मुझे रास्ता नहीं मिल रहा, प्लीज मुझे मेरे घर छोड़ दो। अंशुम ने अब उसकी कमर को और भी ज्यादा कसकर थाम लिया और बोला, आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक ड्रॉप कराता हूँ। डोंट वरी, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जब तक मैं हूँ तब तक तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मेरे साथ चलो। ये बोलते हुए वो उसे पीछे के रास्ते पार्किंग एरिया की तरफ लेकर आया और फिर उसे लेकर गाड़ी की बैक सीट पर बैठ गया। मिश्री भी आराम से बैक सीट पर बैठी, लेकिन जब उसने गाड़ी चलते हुए नहीं देखी तो वो अंशुम की तरफ देखते हुए बोली, हम गाड़ी में तो बैठ गए लेकिन गाड़ी चल क्यों नहीं रही? या फिर मुझे ही कुछ पता नहीं चल रहा? शायद गाड़ी चल रही है पर मुझे चलती हुई फील नहीं हो रही। अंशुम ने उसके थाई पार्ट पर अपना हाथ रखा और बोला, कोई बात नहीं, अभी तुम्हें कुछ फील नहीं हो रहा तो क्या हुआ, बहुत जल्द ही तुम्हें बहुत कुछ फील होगा। ये बोलते हुए वो उसके चेहरे पर झुकने लगा। जैसे ही वो मिश्री के करीब आया, मिश्री ने अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया और बोली, मुझे गर्मी लग रही है। अंशुम ने अब उसकी कमर पर अपना हाथ रखा और बोला, मुझे अपने करीब तो आने दो, तुम्हें ऐसी ठंडक दूंगा कि तुम याद रखोगी। ये बोलकर वो उसके सीने पर झुका और फिर अपने होठों से उसकी गर्दन पर किस करने लगा। मिश्री को बहुत गंदा फील हो रहा था। अभी कुछ देर पहले ही उसने ध्रुवांश को किस किया था लेकिन तब उसे ऐसा गंदा फील नहीं हुआ, लेकिन अब अंशुम जिस तरह से उसे टच कर रहा था उसे सच में बहुत अजीब लग रहा था। उसने अंशुम के कंधों पर अपना हाथ रखा और उसे खुद से दूर करने की कोशिश करने लगी। अंशुम पीछे की तरफ हटा और गुस्से से बोला, ज्यादा ड्रामा मत कर। बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ मैं तुझ जैसी लड़कियों को जो वेट्रेस बनकर इतनी लग्जरियस पार्टी में आती है। हम जैसे अमीरजादों को फंसाना ही तुम्हारे इरादे होते हैं और अब जब मैं खुद से तुम्हें यहाँ पर लेकर आया हूँ तो तुम्हें प्रॉब्लम हो रही है। जितनी छोटी तुम्हारी ये स्कर्ट होती है ना उतनी ही ज़्यादा तुम्हारी डिमांड होती है, जो मैं बहुत अच्छी तरह से पूरी करूँगा। ये बोलते हुए उसने अपना हाथ मिश्री की स्कर्ट के अंदर ले जाना शुरू कर दिया था। मिश्री को जैसे ही अंशुम का हाथ अपने थाई पार्ट पर ऊपर की तरफ महसूस हुआ, इस बार उसने अंशुम को जोर से धक्का दिया और फिर तुरंत गाड़ी का दरवाजा खोलकर बाहर निकल गई। मिश्री नशे में है और कुछ कर नहीं पाएगी, ये सोचकर अंशुम ने गाड़ी को लॉक भी नहीं किया था और अब मिश्री को भागते हुए देख वो तुरंत गाड़ी से बाहर निकला और उसके पीछे पीछे भागने लगा। मिश्री बेशक से नशे में थी लेकिन फिर भी वो भाग रही थी। उसके कदम बार बार लड़खड़ा रहे थे। वो हर बार गिरने को होती लेकिन फिर खुद को संभाल लेती, पर फिर उसका खुद पर से कंट्रोल छूट गया और वो नीचे की तरफ गिरने लगी, पर किसी ने उसे अपनी मजबूत बाहों में अच्छे से संभाल लिया। मिश्री गहरी गहरी सांसें लेते हुए बोली, प्लीज सेव मी, वो गंदा सा आदमी मुझे यहाँ पर टच कर रहा था। ये बोलते हुए उसने ध्रुवांश का हाथ अपने सीने पर रखा और फिर धीरे धीरे उसे अपने ताई पार्ट की तरफ भी ले गई। ध्रुवांश उसकी बात सुनकर हैरानी से अंशुम की तरफ देखने लगा। वहीं दूसरी तरफ चेरी के रूम में चेरी बेड पर लेटी हुई थी और दिव्यांश उसके ऊपर झुका हुआ था। उसने अपनी शर्ट उतार कर साइड में फेंक दी थी लेकिन चेरी ने अभी अपने कपड़े पहने हुए थे। दिव्यांश उसकी गर्दन पर उसे किस कर रहा था और उसका हाथ चेरी की कमर पर चल रहा था। अपना हाथ अब वो चेरी की पीठ की तरफ लेकर जाने लगा ताकि उसके गाउन की जीप को खोल सके, लेकिन तभी बाहर से दरवाजा नॉक हुआ और आवाज आई, चेरी प्लीज ओपन द डोर। ये आवाज किसी और की नहीं कार्तिक की थी और कार्तिक की आवाज सुनते हुए चेरी के होश उड़ गए थे। वो जल्दी से बोली, कार्तिक आप। बाहर से कार्तिक की आवाज आई, हाँ मैं, दरवाजा खोलो चेरी, मुझे तुमसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है। उसकी बात सुनते हुए चेरी दिव्यांश की तरफ देख रही थी। वही दिव्यांश उसके होठों को अपने अंगूठे से सहलाते हुए बोला, मैं नहीं रुक सकता रेड, आई जस्ट कांट कंट्रोल माई सेल्फ, आई वोंट लेट यू गो। उसकी बात पर अब चेरी और ज्यादा परेशान होने लगी थी। रावत मेंशन। दिव्यांश की बातें सुनकर चेरी और भी ज्यादा परेशान हो रही थी। बाहर कार्तिक दरवाजे को लगातार नॉक कर रहा था लेकिन दिव्यांश उसे छोड़ ही नहीं रहा था और अब उसकी बातें सुनकर तो चेरी बहुत अच्छी तरह से समझ चुकी थी कि दिव्यांश उसे सच में नहीं छोड़ने वाला। वो धीमे सी आवाज में बोली, प्लीज कार्तिक आप मुझे थोड़ा सा वक्त दीजिए, मैं अभी बाहर नहीं आ सकती। एक्चुअली मेरा पेट बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, आप समझ सकते हैं ना मैं किस प्रॉब्लम में हूँ।
तो प्लीज़ आप मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए। कार्तिक गुस्से से बोला, क्या हुआ अगर तुम उस प्रॉब्लम में भी हो तो चेरी? मैं कौन सा तुम्हें कोई परेशान कर रहा हूँ? मुझे तो बस तुमसे नॉर्मली बात करनी है। उसकी बात सुनते हुए चेरी को उस पर गुस्सा आए ना आए, लेकिन दिव्यांश को उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। उसकी गुस्से से मुठ्ठियां कस रही थी और चेहरा भी एकदम लाल होता जा रहा था। चेरी ने जब उसे गुस्सा होते हुए देखा तो धीरे से बोली, बस 2 मिनट दे दीजिए ना एवोकाडो, आई प्रॉमिस 2 मिनट से ज़्यादा मैं मिस्टर अवस्थी से बात नहीं करूंगी। मैं तुरंत आपके पास वापस आ जाऊंगी, प्लीज़ 2 मिनट। अभी वो बोल ही रही थी कि दिव्यांश ने उसके चेहरे को अपने हाथों में थामा और फिर उसके होठों पर अपने होंठ रखकर उसे पैशनेटली किस करना शुरू कर दिया। कार्तिक ने एक बार फिर से दरवाजा नॉक किया, लेकिन चेरी दरवाजा कैसे ही खोलती। जब दिव्यांश तो उसका चेहरा ही नहीं छोड़ रहा था, वो लगातार उसे किस कर रहा था। जिस तरह से वो वाइल्ड होकर उसे किस कर रहा था, अब तो चेरी को अपने लिप्स में पेन होने लगा था, लेकिन फिर भी दिव्यांश ने उसे नहीं छोड़ा और अब चेरी हिम्मत भी हार चुकी थी। वहीं दूसरी तरफ कार्तिक एक बार फिर से दरवाजा बजाने लगा। तभी धरा वहां पर आए और बोली, कार्तिक तुम्हें तुम्हारे मॉम डैड कब से ढूंढ रहे हैं, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कोई प्रॉब्लम हुई है क्या? कार्तिक जिसे हद से ज्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो धरा के सामने अपना गुस्सा भी नहीं दिखा सकता था, इसलिए हल्का सा मुस्कुराया और बोला, नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है मिसेज रावत, वो एक्चुअली मुझे चेरी से बात करनी थी। धरा तुरंत बोली, चेरी से बात तुम बाद में कर लेना, एक्चुअली पार्टी खत्म हो गई है तो सब लोग जा रहे हैं। तुम्हारे मॉम डैड तुम्हारा वेट कर रहे हैं। आई मीन मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर तुम यहाँ पर भी रहो तो, लेकिन एक बार तुम अपने मॉम डैड को बोल दो कि तुम यहीं पर हो। उसके बाद बेशक से तुम वापस आ जाना, तब तक तो चेरी दरवाजा भी खोल देगी, शायद वो वॉशरूम में होगी इसीलिए उसे इतना टाइम लग रहा है। उसकी बात सुनकर कार्तिक ने अपना चेहरा ना में हिलाया और मुस्कुराते हुए बोला, नहीं नहीं इट्स ओके, मैं उससे बाद में बात कर लूँगा। फिलहाल मैं जाता हूँ, आप उसका ख्याल रखिएगा। ये बोलकर वो तुरंत वहाँ से सीढ़ी उतरते हुए नीचे की तरफ आ गया और धरा ने एक राहत की सांस ली। वो लगभग से 10 मिनट से कार्तिक को दरवाजा नॉक करते हुए देख रही थी और उसे चेरी की आवाज़ भी सुनाई दी थी। कार्तिक ने भी जब उसे दोबारा दरवाजा खोलने के लिए कहा तो उसे समझ आ गया था कि अंदर से चेरी जवाब तो दे रही है, लेकिन दरवाजा नहीं खोल रही, जिसका मतलब साफ था कि दिव्यांश उसके साथ है, क्योंकि दिव्यांश पार्टी में भी कहीं नहीं था। धरा दरवाजे की तरफ देखते हुए बोली, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा कि मैं तुम दोनों का क्या ही करूं। ओह गॉड प्लीज जो भी करना बिल्कुल ठीक करना, मेरी चेरी का दिल मत दुखाना और मेरे दिव्यांश का भी ख्याल रखना। ये बोलते हुए उसने अपने हाथ जोड़ लिए थे और सच में वो इस वक्त भगवान से प्रे कर रही थी। वहीं दूसरी तरफ ध्रुवांश गुस्से से अंशुम की तरफ देख रहा था। वो दोनों इस वक्त पार्किंग एरिया में थे जहां पर ज्यादा गाड़ियां नहीं थी। ध्रुवांश ने एक नज़र फिर से मिश्री की तरफ देखा और बोला, एक मिनट। ये बोलकर उसने मिश्री को अपनी गाड़ी की बैक सीट पर बिठाया और फिर वापस अंशुम की तरफ बढ़ने लगा। अंशुम तुरंत बोला, तुम गलत समझ रहे हो, मेरी कोई गलती नहीं है, ये लड़की खुद मुझे सेड्यूस कर रही थी और तुम तो जानते हो ना हम लड़के कहाँ खुद पर कंट्रोल कर पाते हैं। अगर कोई लड़की खुद से आकर हमें सेड्यूस करेगी तो फिर हमारा तो उसे सेटिस्फाई करना बनता है ना। ध्रुवांश ने गुस्से से मुट्ठियां कस ली। वो अंशुम के करीब आया और बोला, मुझे बस इतना जानना है कि ये लड़की खुद से तुम्हारे पास आई या फिर तुम इसके पास गए। तुम इसके साथ जो कुछ भी मर्जी करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक्चुअली मुझे पहले ही इस लड़की के कैरेक्टर पर थोड़ा शक है, लेकिन मैं बस कंफर्म करना चाहता हूँ। अंशुम उसके सवाल पर थोड़ा परेशान होने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो ध्रुवांश से क्या कहे। वही ध्रुवांश एक बार फिर से बोला, क्या हुआ? तुम्हारे पास कोई जवाब नहीं है क्या? बताओ मुझे, ये लड़की खुद से तुम्हारे पास आई या फिर तुम इसके पास गए? अंशुम तुरंत बोला, मैं एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन का बेटा हूँ, तुम तो जानते ही हो रायचंद अंपार फिलहाल मैं ही संभाल रहा हूँ। लड़कियों की कमी नहीं है मेरे पास, अगर इशारा करूँ तो कितनी ही लड़कियाँ आकर लाइन में खड़ी हो जाएगी, तो मुझे किसी के साथ जबरदस्ती करने की क्या ही जरूरत है। तुम तो जानते हो ना हम पैसों वालों के पास लड़कियाँ कैसे घूमती है। तो बस ये भी वही केस है, मैंने इस लड़की को अपने पास नहीं बुलाया, ये खुद मेरे पास आए, मेरे सामने अदाएं दिखाने लगी और मैं थोड़ा सेड्यूस हो गया। लेकिन अगर तुम कहते हो कि ये तुम्हें चाहिए तो इट्स ओके, तुम रखो, मैं कुछ और देख लूँगा, लेकिन मैं सच कह रहा हूँ मेरी कोई गलती नहीं है। ये खुद से मेरे पास आई थी और अगर चाहो तो अपने घर की सीसीटीवी फुटेज चेक कर लेना, तुम्हें सब कुछ नजर आ जाएगा। ये बोलते हुए वो पीछे की तरफ हट गया और उसकी आखिरी बात सुनकर ध्रुवांश भी थोड़ा नॉर्मल हो गया।
उसने गुस्से से अब मिश्री की तरफ देखा और वही अंशुम ने राहत की एक सांस ली। वो जानता था कि कहाँ ध्रुवांश के पास इतना वक्त कि वो जाकर सीसीटीवी फुटेज देखेगा। फिलहाल उसे किसी तरह ध्रुवांश से बचना था क्योंकि ये जगह भी ध्रुवांश की थी और वक्त भी फिलहाल ध्रुवांश की फेवर में था क्योंकि मिश्री उसी के खिलाफ सब कुछ बयानबाजी कर रही थी। वो हल्का सा मुस्कुराया और बोला, मैं चलता हूँ। अगर तुम कहो तो मैं इसे ड्रॉप कर दूँ इसके घर पर। एंड आई प्रॉमिस मैं इसके साथ कुछ नहीं करूँगा। ये नशे में है तो मैं इसका नशे में होने का फ़ायदा नहीं उठाऊँगा। इज्जत घर से बिलोंग करता हूँ मैं। और हाँ, ये जो तुम्हें कह रही है कि मैं उसे इधर उधर टच कर रहा था, मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा था। मैं इसे अपनी गोद में उठाकर अपनी गाड़ी में लेकर गया था कि कोई और इसका फ़ायदा ना उठाए। बाकी तो तुम सीसीटीवी फुटेज में चेक कर ही को। ध्रुवांश उसकी बातों से पूरी तरह कन्वेंस हो चुका था, लेकिन फिर भी मिश्री को उसके साथ जाने देने का मन उसका नहीं कर रहा था, इसलिए वो बिना किसी खास एक्सप्रेशंस के बोला, तुम जाओ, इसे मैं इसके घर पर खुद ड्रॉप कर दूंगा। अंशुल ने अपना चेहरा हाँ में हिलाया और फिर वहां से चला गया। ध्रुवांश अब अपनी गाड़ी की तरफ आया। उसने बैकसीट पर लेटी हुई मिश्री की तरफ देखा। वो उसे गहरी नज़रों से देखते हुए बोला, तुम तो मेरी हर बात को प्रूफ करती जा रही हो। मुझे लगा ही था ये सब वेट्रेस बनने का ड्रामा, नशे में होने का ड्रामा इसीलिए है ताकि तुम्हें कोई अमीरजादा मिले और फिर तुम उसे अपनी हरकतों से, अपनी अदाओं से फंसाओ और उसे अच्छा खासा लूट लो। सच में तुम तो बहुत शातिर निकली। मैंने तो तुम्हें मासूम समझा था, लेकिन तुम तो चालाकियों की ब्रांड एम्बेसडर निकली। लेकिन सॉरी बेब्स, मैं इन सब चीज़ों में नहीं फंसने वाला। नशे में हो ना तुम? तुम्हें तो नींद आ रही होगी तो ओके फाइन, पड़ी रहो मेरी गाड़ी में। आई जस्ट डोंट केयर। लेकिन तुम्हें तुम्हारे घर ड्रॉप करने जाऊंगा। तुम नशे में मेरे पास आओगी, मुझे सेड्यूस करोगी, फिर मैं अपने होश खो दूंगा। सॉरी ध्रुवांश रावत ये सब चीज़ें नहीं करता। ये बोलते हुए उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस और भी ज़्यादा इंटेंस हो गए थे। वहीं दूसरी तरफ चेरी को जैसे ही महसूस हुआ कि कार्तिक बाहर से जा चुका है, वो दिव्यांश के सीने पर अपना हाथ रखकर उसे खुद से हल्का सा अलग करते हुए बोली, मिस्टर अवस्थी चले गए हैं एवोकाडो, अब आपको ऐसे वाइल्ड होने की जरूरत नहीं है। मैं यहीं पर हूँ, आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। मैं वैसे भी नहीं जाती अगर वो मुझे ज़्यादा परेशान नहीं करते। वो इतनी जोर से दरवाज़ा बजा रहे थे तो मुझे लगा मुझे वहाँ जाना चाहिए ताकि बाकी सब डिस्टर्ब ना हो। दिव्यांश तुरंत बोला, आग लगे सबको, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मुझे बस तुम चाहिए हो रेड। अगर किसी और के लिए तुम मुझसे दूर जाओगी तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। चेरी ने तुरंत उसका चेहरा अपने हाथों में थाम लिया और बोली, नहीं जाऊंगी एवोकाडो, आई प्रॉमिस मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। आपकी रेड हमेशा आपके पास रहेगी। दिव्यांश उसकी बात पर मुस्कुराया और फिर बेहद इंटेंस वॉइस के साथ बोला, मुझे प्यार करो ना। चेरी उसकी बात सुनकर मुस्कुराए। अगले ही पल दिव्यांश उसके बगल में लेट गया और चेरी मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखते हुए उसके ऊपर झुकने लगी। दिव्यांश ने अपनी शर्ट तो पहले ही उतार दी थी और अब उसने अपना हाथ चेरी की पीठ पर रखा और फिर उसकी गाउन की जिप खोल दी। चेरी ने अपने होंठ दिव्यांश की चेस्ट पर रख दिए थे और उसे बेहद प्यार से किस करने लगी थी। रावत मेंशन। चेरी दिव्यांश के ऊपर झुकी हुई थी और उसकी चेस्ट को अपने होठों से चूम रही थी। दिव्यांश की गहरी सांसों का शोर उस रूम में गूंजने लगा था और उसने अपना हाथ चेरी की पीठ पर रख दिया था और उसकी गाउन की जिप को खोल दिया था। कुछ ही पलों में उन दोनों के कपड़े नीचे जमीन पर बिखरे हुए थे और चेरी दिव्यांश के ऊपर बैठी खुद को हल्का हल्का मूव कर रही थी। दिव्यांश ने उसके हाथों को अपने हाथों में जकड़ा हुआ था और मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देख रहा था, जबकि चेरी शर्म से लाल हो रही थी। वो नीचे आना चाहती थी, लेकिन दिव्यांश चाहता था कि आज चेरी उसे बहुत सारा प्यार करे, तो वो चेरी को नीचे आने ही नहीं दे रहा था। लेकिन अब जब चेरी खुद को और नहीं संभाल पाई तो दिव्यांश ने एक झटके से उसे नीचे किया और फिर खुद उसके ऊपर आकर खुद को उसके अंदर मूव करने लगा। कुछ ही देर में वहां पर चेरी और दिव्यांश दोनों की गहरी सांसों का शोर पूरे कमरे में फैल चुका था। चेरी की सिसकियां दिव्यांश को और भी ज्यादा मदहोश कर रही थी। पूरी रात चेरी और दिव्यांश दोनों के बदन यूं ही आपस में उलझे रहे और दोनों एक दूसरे को अपना पैशनेट प्यार दिखाते रहे। सुबह होते होते दोनों के ही बदन थकावट में चूर हो चुके थे। हालांकि दिव्यांश इतना ज्यादा नहीं थका था, लेकिन चेरी की हालत देखकर साफ पता चल रहा था कि उसमें अब और ज्यादा हिम्मत नहीं है, इसलिए दिव्यांश ने उसे छोड़ दिया और अपनी बाहों में कसकर समेट लिया। उसने उसका सर अपने सीने पर रखा और फिर उसके गाल को प्यार से सहलाते हुए बोला, यू आर ओनली माइन रेड। चेरी उसे शांत नजरों से देख रही थी और उम्मीद कर रही थी कि काश दिव्यांश ने इसकी जगह आई लव यू कहा होता। काश वो उसे अपने जुनून की जगह अपना प्यार दिखाता। काश वो उसके साथ जो कुछ भी कर रहा था वो जबरदस्ती या फिर किसी पागलपन में नहीं बल्कि प्यार में करता, तो बात ही क्या होती।
उसकी आंखों में हल्की सी नमी तैर गई। दिव्यांश उसकी आंखों में वो नमी देखकर बोला, तुम रो रही हो? चेरी ने तुरंत अपना चेहरा ना में हिलाया और बोली, बिल्कुल भी नहीं। वो एक्चुअली नींद आई है तो आंखें भारी होने लगी है। एवोकाडो, मैं सो जाऊं क्या? मुझसे और नहीं जगा जाएगा। दिव्यांश मुस्कुराया और बड़े ही प्यार से उसने चेरी का माथा चूम लिया। तो ज्यादा तो नहीं, लेकिन चेरी को थोड़ा बहुत सुकून तो मिल गया था। कुछ ही देर में वो गहरी नींद में जा चुकी थी, लेकिन उसके सोने के बाद दिव्यांश अपनी जगह से उठा और बालकनी की तरफ आ गया। वो स्मोक कर रहा था। उसने स्मोक करते हुए सिगरेट का धुआं ऊपर की तरफ छोड़ और बोला, मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ रेड, तुम क्या चाहती हो कि मैं तुम्हारे सामने प्यार भरा इजहार करूं, लेकिन सॉरी, ऐसा तो नहीं हो सकता। दिव्यांश रावत और प्यार, ये दो चीजें कभी एक हो ही नहीं सकती। तुम सिर्फ मेरा पागलपन हो और हमेशा पागलपन ही रहोगी। कुछ पागलपन होते हैं जो वक्त के साथ ठीक हो जाते हैं, लेकिन मेरा ये पागलपन कभी मुझसे दूर नहीं होगा। तुम मेरी थी रेड और हमेशा मेरी ही रहोगी, प्यार से नहीं, पागलपन से। ये बोलते हुए उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस बहुत ज्यादा इंटेंस थे। सुबह का वक्त तकरीबन 7 बजे। धरा बाहर गार्डन एरिया में आई। इस वक्त उसने अपना नाइटी गाउन पहना हुआ था, जिसके ऊपर जैकेट भी थी और दिखने में वो काफी अट्रैक्टिव लग रही थी। उसे रोज सुबह सुबह वॉक करने की आदत थी। ऐसा नहीं था कि सुबह सुबह उसमें बहुत एनर्जी होती थी, क्योंकि पूरी एनर्जी तो व्योम रात को ही उसके अंदर से निकाल लेता था। लेकिन सुबह सुबह फिर भी गार्डन में आकर एक वॉक करने से धरा को ऐसा लगता था जैसे वो सारी एनर्जी उसके अंदर वापस आ गई हो। वो अभी गार्डन में वॉक कर ही रही थी कि उसे अजीब सी आवाज सुनाई देने लगी, जैसे कोई जोरों से दरवाजा बजा रहा हो या फिर कोई खिड़की और बोल रहा हो कि प्लीज दरवाजा खोलो, मुझे बाहर आना है। किसी की घुटी घुटी सी आवाज उसे सुनाई दे रही थी। वो तुरंत खुद से ही बोली, कहीं ये आवाज चेरी की तो नहीं? कहीं दिव्यांश ने उसके साथ कुछ कर तो नहीं दिया? ओह गॉड, कहीं दिव्यांश का पागलपन चेरी पर भारी तो नहीं पड़ गया? ये बोलते हुए वो अंदर की तरफ जाने का सोच ही रही थी कि तभी उसकी नज़र साइड में पार्क कोई एक गाड़ी पर गई और उस गाड़ी को देखते हुए उसके कदम रुक गए। वो गाड़ी ध्रुवांश की थी, लेकिन गाड़ी की बैक सीट पर कोई लड़की जोरों से दरवाजा पीट रही थी। उसके हाथ विंडो पर थे और वो लगातार खुद को बाहर निकालने के लिए रिक्वेस्ट कर रही थी। धरा आगे की तरफ आए और अगले ही पल उसने बाहर से गाड़ी का दरवाजा खोला तो वो दरवाजा खुल गया। अंदर कोई और नहीं, मिश्री थी, जिसकी सांसें लगभग से बंद होने की कगार पर थी। उस गाड़ी में उसे इतनी ज्यादा सफोकेशन हो रही थी कि अगर कुछ वक्त और गाड़ी का दरवाजा नहीं खुलता तो शायद वो जिंदा ही नहीं बचती। वो जैसे ही बाहर की तरफ आए और उसने चलने की कोशिश की, उसके कदम लड़खड़ा गए और वो बेहोश होकर नीचे जमीन पर गिर गई। धरा जोरों से चिल्लाए। उसका चिल्लाना सुनकर वो सारे गॉड्स वहां पर इकट्ठा हो गए। उनमें से एक गार्ड मिश्री की तरफ देखते हुए बोला, ये तो कल रात को यहाँ पर वेट्रेस की जॉब कर रही थी, लेकिन ये इस हालत में यहाँ पर कैसे? एक काम करते हैं, इसे उठाकर बैकयार्ड एरिया में ले जाते हैं। धरा तुरंत बोली, नहीं, बैकयार्ड एरिया में नहीं, एक काम करो, इसे लेकर अंदर चलो। ये बोलते हुए उसकी नज़रें मिश्री पर थी, जो दिखने में हद से ज्यादा क्यूट और इनोसेंट लग रही थी, और ऐसी लड़की रावत मेंशन में इस हालत में। ये देखकर ही धरा के रोंगटे खड़े हो चुके थे। उस गार्ड ने मिश्री को पूरी तरह से अपनी गोद में उठाया और अंदर हॉल में ले आया। उसने मिश्री को सोफे पर लेटा दिया था। धरा के पास और कोई ऑप्शन भी नहीं था, क्योंकि वो खुद मिश्री को अपनी गोद में उठा नहीं सकती थी, और व्योम तो इतनी सुबह सुबह उठने से रहा। उसे तो ये भी नहीं पता होगा कि सुबह हो चुकी है, और दिव्यांश चेरी को छोड़कर किसी और को हाथ लगाए, ऐसा पॉसिबल ही नहीं था, और ध्रुवांश से तो उम्मीद ही नहीं की जा सकती थी, इसलिए उसे मजबूरन गार्ड से ही हेल्प लेनी पड़ी। धरा अंदर की तरफ आए और अंदर आते ही उसने डॉक्टर को कॉल कर दिया। तकरीबन 15 मिनट बाद डॉक्टर रावत मेंशन में पहुंच चुके थे और मिश्री का ट्रीटमेंट कर रहे थे। उन्होंने मिश्री को इंजेक्शन लगाया और फिर धरा की तरफ देखते हुए बोले, कुछ ज्यादा नहीं, बस सफोकेशन की वजह से सांस लेने में थोड़ी प्रॉब्लम हुई है इनको, लेकिन ये बात अच्छी है कि वक्त रहते आपने इन्हें गाड़ी से निकाल लिया, क्योंकि जितना ये खुद को कंट्रोल कर सकती थी इन्होंने किया। इसके आगे शायद ये हिम्मत हार जाती, और रही बात इनकी बेहोशी की, तो वीकनेस सफोकेशन की वजह से ही ये बेहोश हुई है। जब थोड़ा सा रिलैक्स फील करेगी तो खुद ब खुद होश में आ जाएगी। धरा ने राहत की एक सांस ली और अगले ही पल डॉक्टर मुस्कुराते हुए वहां से चले गए। धरा अब मिश्री के पास आए और उसकी बगल में बैठकर उसके सर को सहलाते हुए बोली, मुझे नहीं पता तुम कौन हो, लेकिन रावत मेंशन में तुम्हारा ये हाल हुआ, ये देखकर मुझे बहुत बुरा लग रहा है। बस एक बार तुम होश में आ जाओ तो मैं तुम्हारे लिए जो कर पाऊंगी वो जरूर करूंगी बेटा। ये बोलते हुए वो उसके बालों को प्यार से सहलाती रही।
तकरीबन 10-15 मिनट वो यूं ही उसके पास बैठी रही और फिर अचानक ही मिश्री की पलकों ने फड़फड़ाना शुरू किया। धरा ने तुरंत उसके गाल पर अपना हाथ रखा और बोली, तुम ठीक तो हो ना बेटा? मिश्री डरते हुए धरा की तरफ देखने लगी। उसके चेहरे पर डर देखकर धरा जल्दी से बोली, क्या हुआ बेटा? तुम ऐसे डर क्यों रही हो? तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, तुम यहाँ गाड़ी में बंद थी। मुझे बताओ, तुम्हें गाड़ी में बंद किसने किया? किसी ने जानबूझकर किया या फिर तुम खुद गलती से गाड़ी में बंद हो गई थी? मिश्री को समझ नहीं आ रहा था कि वो धरा को क्या जवाब दे, क्योंकि उसे खुद नहीं पता था कि वो कौन सी गाड़ी में थी, कहाँ थी। उसने अपनी नज़रों को आसपास घुमाया तो महल जैसा घर देखकर वो समझ गई थी कि वो अभी रावत मेंशन में ही है। एक तो उसका सर भी जोरों से दर्द कर रहा था और ऊपर से उसे धरा से डर लग रहा था, तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसे रोते हुए देख धरा जल्दी से बोली, मैंने कहा ना बेटा, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, तो फिर तुम डर क्यों रही हो? कोई बात है तो मुझे बताओ, क्या किसी ने तुम्हारे साथ कोई जबरदस्ती? उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही मिश्री ने अपना चेहरा ना में हिलाया और बोली, नहीं आंटी, ऐसा कुछ नहीं है। वो कल रात में यहाँ पर वेट्रेस की जॉब के लिए आई थी, लेकिन पता नहीं कैसे मैंने खुद ने गलत ड्रिंक कर ली और उसके बाद मुझे चक्कर आने लगे। मुझे सब कुछ घूमता हुआ नजर आ रहा था और मुझे नहीं पता मैं कौन सी गाड़ी में कहाँ बंद हो गई। पर मेरा यकीन कीजिए, मैंने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया है। अगर आपको लगता है कि मेरी गलती है तो मैं आपसे सॉरी मांगती हूँ, लेकिन प्लीज़ मेरी कंप्लेंट किसी को मत कीजिएगा। उसकी बातें सुनकर धरा की खुद की आंखों में नमी तैर गई थी। उसने मिश्री का चेहरा पूरी तरह से अपने हाथों में थाम लिया और बोली, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी बेटा। कभी कभी ऐसी गलतियां हो जाती है, लेकिन इतना घबराने की जरूरत नहीं है। अच्छा तुम ये बताओ, तुम चाय पियोगी या फिर कॉफ़ी? मिश्री चुपचाप उसकी तरफ देखने लगी। धरा ने अब दोबारा पूछा, कॉफ़ी ले आऊं? मिश्री ने बस अपना चेहरा हाँ में हिला दिया। धरा मुस्कुराते हुए अपनी जगह से उठी और बोली, तुम यही रेस्ट करो, मैं अभी तुम्हारे लिए कॉफ़ी लेकर आती हूँ। ये बोलकर वो किचन की तरफ बढ़ गई। वो सर्वेंट से बोलकर कॉफ़ी मंगवा सकती थी, लेकिन वो मिश्री के लिए खुद प्यार से काफ़ी बनाना चाहती थी। वहीं दूसरी तरफ ध्रुवांश आईने के सामने खड़ा था और अपनी शर्ट के बटन बंद कर रहा था। उसकी आंखों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो अभी भी नींद में हो, लेकिन उसे इमरजेंसी में कहीं जाना पड़ रहा था, क्योंकि उसके दोस्त का कॉल आया था और जिस क्लब में वो था वहां पर उसकी कुछ गुंडों से लड़ाई हो गई थी और सुबह के तकरीबन 4 बजे वो लोग उसे उठाकर पुलिस स्टेशन ले गए थे। इसलिए उसकी हेल्प करने के लिए ध्रुवांश पुलिस स्टेशन जा रहा था। सीढ़ियां उतरते हुए वो नीचे की तरफ आया तो उसकी नज़र मिश्री पर गई और उसे देखते हुए उसका चेहरा गुस्से से लाल होने लगा। रावत मेंशन। ध्रुवांश जैसे ही सीढ़ियां उतरते हुए नीचे की तरफ आया, उसकी नज़र मिश्री पर गई जो सोफे पर बैठी थी। उसे देखते हुए उसका चेहरा गुस्से से कांपने लगा। वो तुरंत उसके सामने आकर खड़ा हुआ और बोला, यहाँ क्या कर रही हो तुम? मिश्री उसकी वो गुस्से भरी आवाज़ सुनकर ही कांप गई। वो तुरंत सोफे से उठी और बोली, आप। ध्रुवांश तुरंत बोला, हाँ मैं। क्यों नहीं होना चाहिए हूँ मैं यहाँ पर? मेरा घर है ये, अगर मैं यहाँ पर नहीं होऊंगा तो और कहाँ होऊंगा? लेकिन तुम बताओ, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई रावत मेंशन के अंदर कदम रखने की? मिश्री उसकी बातें सुनते हुए बस उसकी तरफ देख रही थी। वो खुद से अंदर नहीं आई थी। उसे तो पता भी नहीं था कि वो अंदर आई कैसे। ध्रुवांश उसका हाथ पकड़कर बोला, अभी इसी वक्त निकलो यहाँ से। ये बोलकर वो उसे बाहर की तरफ लेकर जाने लगा, लेकिन तभी किचन से धरा बाहर की तरफ आई। उसके पीछे पीछे ही एक सर्वेंट थी जिसने अपने हाथ में ट्रे उठा रखी थी और उसमें मिश्री के लिए चाय थी। धरा गुस्से से चिल्लाई, ये सब क्या हो रहा है यहाँ पर? उसकी आवाज़ सुनकर ध्रुवांश के कदम रुक गए थे। धरा उसके सामने आकर खड़ी हुई और बोली, ये तुम क्या कर रहे हो ध्रुवांश? तुम ऐसे मिश्री को खींचते हुए बाहर क्यों लेकर जा रहे हो? ध्रुवांश तुरंत बोला, क्योंकि ये लड़की यहाँ अंदर खड़े होने के लायक नहीं है। धरा ने गुस्से से पूछा, अच्छा वो क्यों? ध्रुवांश कुछ बोलने को हुआ, लेकिन फिर एक पल के लिए चुप हुआ और एक गहरी सांस लेकर बोला, वो आपका जानना जरूरी नहीं है। धरा गुस्से से बोली, खबरदार अगर मुझसे बदतमीजी से बात की तो। ध्रुवांश फटाक से बोला, मैं आपसे कोई बदतमीजी नहीं कर रहा हूँ, बस आपको ये बोल रहा हूँ कि आपका ये बात जानना जरूरी नहीं है कि ये लड़की यहाँ पर क्यों नहीं रह सकती। कुछ बातें होती है मॉम जो मैं आपको नहीं बता सकता, लेकिन मैंने कह दिया ना, ये लड़की यहाँ अंदर नहीं रह सकती मतलब नहीं रह सकती। मैं अभी इसी वक्त इसे यहाँ से बाहर निकालूंगा। ये बोलते हुए वो एक बार फिर से मिश्री को बाहर की तरफ लेकर जाने लगा।
लेकिन इस बार धरा ने मिश्री का दूसरा हाथ पकड़ लिया और अगले ही पल आगे बढ़कर ध्रुवांश से उसका हाथ छुड़ाया और बोली, खबरदार, अगर तुमने मिश्री के साथ कोई बदतमीजी की तो। मिश्री की तबीयत ठीक नहीं है, वो बेहोश हो गई थी और वो कोई नॉर्मल बेहोश नहीं हुई थी, वो तुम्हारी गाड़ी में बंद थी जिसकी वजह से उसे सफोकेशन हुई। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि आखिर वो तुम्हारी गाड़ी में कर क्या रही थी, जबकि तुम खुद आराम से ऊपर अपने कमरे में सो रहे थे? ध्रुवांश ने गुस्से से मिश्री की तरफ देखा। धरा एक बार फिर से बोली, उसे गुस्से से देखने की जरूरत नहीं है ध्रुवांश, तुम अभी इतने भी बड़े नहीं हुए कि मेरे सवालों का जवाब देने से तुम बच जाओगे। ध्रुवांश धरा की तरफ देखते हुए बोला, आप इस लड़की की वजह से मुझे डांट रही है मॉम। धरा बिना किसी खास एक्सप्रेशंस के बोली, अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो ऐसा ही सही, मैं इसकी वजह से तुम्हें नहीं डांट रही हूँ। अगर मिश्री की जगह कोई और भी होता तो भी मैं तुमसे यही सवाल करती। मुझे नहीं पता तुम्हें मिश्री से क्या प्रॉब्लम है और क्या नहीं, लेकिन जब तक मिश्री की तबीयत पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाती तब तक मिश्री यही रहेगी, और अगर तुम्हें प्रॉब्लम है तो अपनी प्रॉब्लम तुम अपने पास रखो, मुझे तुम्हारी प्रॉब्लम से कोई प्रॉब्लम नहीं। उसकी बात सुनकर ध्रुवांश का गुस्सा अब और भी ज्यादा बढ़ चुका था। आज तक कभी धरा ने उसे ऐसे ट्रीट नहीं किया था जैसे आज कर रही थी, और इन सब का जिम्मेदार वो मिश्री को समझ रहा था, जबकि मिश्री को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो यहाँ पर नहीं रुकना चाहती थी, वो बस यहाँ से जाना चाहती थी, लेकिन धरा और ध्रुवांश दोनों को गुस्से में देखकर वो कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। ध्रुवांश गुस्से से लाल होते हुए वहां से चला गया और उसके जाने के बाद अब धरा ने मिश्री की तरफ देखा और बोली, क्या कल रात ध्रुवांश ने तुमसे कोई बदतमीजी की थी? क्या उसने तुम्हें जानबूझकर अपनी गाड़ी में बंद किया? मिश्री ने तुरंत अपना चेहरा ना में हिला दिया। धरा ये सवाल पहले भी पूछ चुकी थी, लेकिन अब ध्रुवांश और मिश्री की लड़ाई देखकर उसे ध्रुवांश पर शक हो रहा था, लेकिन जब मिश्री ने मना कर दिया तो उसने इस बात को ज्यादा नहीं खींचा। वो उसे लेकर वापस सोफे पर आए और उसे चाय और बिस्किट दिए। मिश्री ने कुछ नहीं कहा, बस वो चाय जल्दी से खत्म कर वो अपनी जगह से उठी और धरा की तरफ देखते हुए बोली, अब मैं चलती हूँ मैम। ये बोलकर वो तुरंत वहां से जाने लगी, लेकिन जैसे ही उसने अपने कदमों को आगे बढ़ाया धरा उसे रोकते हुए बोली, एक मिनट रुको। मिश्री तुरंत रुक गई और हैरानी से धरा की तरफ देखने लगी। धरा उसे देखते हुए बोली, तुम अकेली नहीं जाओगी, मैं ड्राइवर को तुम्हारे साथ भेजती हूँ, वो तुम्हें तुम्हारे घर ड्रॉप करके आएगा और तुम मना नहीं कर सकती। ये बोलते हुए जब उसकी आवाज में एक धमकी नजर आई तो मिश्री ने तुरंत अपना चेहरा हाँ में हिला दिया। इतना तो उसे ध्रुवांश से डर नहीं लग रहा था जितना धरा से लग रहा था। धरा अब मिश्री के साथ बाहर की तरफ आई और फिर उसने एक ड्राइवर के साथ मिश्री को उसके घर भेज दिया। वहीं दूसरी तरफ चेरी दिव्यांश की बाहों में सिमटी हुई आराम से सो रही थी और दिव्यांश उसके बालों को हल्का हल्का सहला रहा था। तभी चेरी की पलकें फड़फड़ाने लगी और दिव्यांश का हाथ एक पल के लिए रुक गया, लेकिन दूसरे ही पल वो फिर से चेरी के बालों को सहलाने लगा। चेरी ने अपनी आंखों को खोला और उसकी तरफ देखते हुए बोली, गुड मॉर्निंग एवोकाडो। दिव्यांश ने उसके गाल पर अपना हाथ रखा और बोला, मुझे ऐसी वाली गुड मॉर्निंग दोगी तुम? चेरी उसकी बात पर बस उसकी तरफ देखती रही। वो दिव्यांश की बात का मतलब बहुत अच्छी तरह से समझ रही थी। उसने दिव्यांश के चेहरे पर अपना हाथ रखा और उसके होठों की तरफ अपने होंठ बढ़ाने लगी। तभी दिव्यांश एकदम से उसे रोकते हुए बोला, क्या कर रही हो तुम? चेरी उसे देखते हुए बोली, आपको जैसी गुड मॉर्निंग चाहिए वैसी दे रही हूँ एवोकाडो, आपको किस करने जा रही हूँ? दिव्यांश तुरंत बोला, लेकिन तुमने ब्रश भी नहीं किया। चेरी के चेहरे का रंग एक पल के लिए फीका पड़ गया। आज तक तो कभी दिव्यांश ने इस बात की फिक्र नहीं की कि उन दोनों ने ब्रश नहीं किया। जब भी वो दोनों सुबह को साथ में उठते थे तो दिव्यांश उसे हमेशा पैशनेटली किस करता था, और आज जब चेरी खुद से कर रही थी तो दिव्यांश को ब्रश करना याद आ गया। वो धीमे से बोली, आई एम सॉरी, मुझे लगा। अभी वो बोल ही रही थी कि दिव्यांश उसके ऊपर झुका और अगले ही पल उसने अपने होंठ चेरी के होठों पर रखते हुए उसे पैशनेटली किस करना शुरू कर दिया। चेरी एक पल के लिए चौंक गई। अब उसे समझ में आया कि दिव्यांश सुबह सुबह उसे परेशान कर रहा था, लेकिन उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। दिव्यांश कभी भी उसके साथ इस तरह की छेड़खानी नहीं करता था। वो उसे ब्लैकमेल करता, टॉर्चर करता, बेशक से फिजिकली नहीं लेकिन मेंटली टॉर्चर तो उसने चेरी को किया था, पर ऐसी छेड़खानी और बचकानी हरकतें आज तक दिव्यांश ने कभी उसके साथ नहीं की थी। तो क्या चेरी के प्यार से रहने पर, दिव्यांश की हर एक बात मानने पर दिव्यांश का बिहेवियर बदल रहा है? ये बात चेरी के दिमाग में सटक कर रही थी। दिव्यांश ने कुछ देर यूं ही उसे पैशनेटली किस किया और फिर हल्का सा अपना चेहरा ऊपर की तरफ उठाकर चेरी की तरफ देखते हुए बोला, ब्रेकफास्ट के लिए बाहर चलोगी क्या? चेरी उसकी तरफ देखते हुए बोली,
आप बदल रहे हैं एवोकाडो, लेकिन इतना बता दीजिए कि ये मतलब सच में है ना? कहीं आप फिर से वो पुराने वाले दिव्यांश रावत तो नहीं बन जाएंगे ना, जो मुझे हर बात पर तकलीफ देते हैं? दिव्यांश उसकी तरफ देखते हुए बोला, अगर तुम मेरी हर एक बात को अच्छे से मानोगी, दूसरों से दूर रहोगी तो मैं तुम्हें कोई तकलीफ क्यों दूंगा रेड? अगर तुम अच्छे बच्चों की तरह मेरे हिसाब से चलोगी तो मैं भी तुम्हारा एवोकाडो बनूंगा, लेकिन अगर तुम अपना दिमाग ज्यादा चलाओगी तो मुझे भी तो दिव्यांश रावत बनना पड़ेगा ना? उसकी बातें बातें कम और धमकियां ज्यादा लग रही थी। चेरी पूछना तो उससे बहुत कुछ चाहती थी कि क्यों वो चेरी को हट करके खुद को भी हट करता है, लेकिन फिलहाल वो चुप रही और दिव्यांश की तरफ देखते हुए बोली, अगर आप चाहे तो मैं घर पर भी आपके लिए अपने हाथों से ब्रेकफास्ट बना। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही दिव्यांश ऊपर की तरफ उठते हुए बोला, तुम्हें सुनाई नहीं दिया क्या रेड, मैंने क्या कहा? बाहर जाने का मतलब किचन में जाकर खुद से खाना बनाने का होता है क्या? चेरी ने अपना चेहरा ना में हिलाया। दिव्यांश हल्का सा मुस्कुराया और बोला, एक पल में बात करती हो कि मेरी हर एक बात मानोगी और दूसरे ही पल अपना दिमाग चलाने लगेगी हो तुम, और फिर कहती हो कि मैं तुम्हें परेशान ना करूं। चेरी भी अपनी जगह पर उठकर बैठी और बोली, आई एम सॉरी, आइंदा से ऐसी कोई हरकत नहीं करूंगी। ये बोलकर वो बिस्तर से उठी और फिर वॉशरूम की तरफ जाने लगी। दिव्यांश ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपने करीब खींचा और फिर उसके बालों को उसके कानों के पीछे करते हुए बोला, साथ में शॉवले। चेरी धीमी सी आवाज में बोली, और अगर स्ट्रॉबेरी आ गई तो? आई मीन रूम के अंदर तो नहीं आएंगी, लेकिन दरवाजा नॉक करेगी तो दरवाजा खोलना पड़ेगा ना? दिव्यांश तुरंत बोला, वो नहीं आएंगी, उन्हें पता है मैं तुम्हारे साथ हूँ, अब चले वॉशरूम में। चेरी ने अपना चेहरा हाँ में हिलाया और दिव्यांश उसे अपनी गोद में उठाकर वॉशरूम में ले आया, जबकि बाहर टेबल पर रखा हुआ चेरी का फोन लगातार वाइब्रेट हो रहा था। उस पर कार्तिक का कॉल आ रहा था। कार्तिक जो इस वक्त अवस्थी मेंशन में था, वो पूरी तरह से फ्रस्ट्रेटेड हो चुका था। रात को तो चेरी ने उससे बात नहीं की, लेकिन अब तो सुबह हो चुकी थी और अब तो उसे कार्तिक का कॉल पिक करना चाहिए था। ये सोच सोचकर कार्तिक का दिमाग फटे जा रहा था। वो खुद से ही बोला, लगता है मुझे तुमसे मिलना ही पड़ेगा चेरी, ये जो तुम मेरे साथ कर रही हो ना वो मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। बेशक से होगा वो दिव्यांश रावत टॉक्सिक, लेकिन मेरी टॉक्सिसिटी भी कम नहीं है। तुम मेरी होने वाली बीवी हो और अगर मुझे शादी से पहले ही तुम पर अपना राइट क्लेम करना पड़ा तो मैं करूंगा, लेकिन उस दिव्यांश से मैं हार नहीं मानूंगा। ये बोलकर वो अपने रूम से बाहर निकला। तभी उसके फ़ोन पर उसके पर्सनल असिस्टेंट का कॉल आया, जो उसे एक मीटिंग के बारे में बता रहा था, जो होटल पैराडाइज में होने वाली थी और कुछ ही देर में वो मीटिंग स्टार्ट होने वाली थी। कार्तिक ने फ्रस्ट्रेशन के साथ अपनी गाड़ी होटल पैराडाइज की तरफ बढ़ा दी और वहीं दूसरी तरफ दिव्यांश और चेरी भी दोनों रेडी हो चुके थे और दिव्यांश की गाड़ी भी होटल पैराडाइज की तरफ जा रही थी। वो चेरी के साथ वहां पर ब्रेकफास्ट करने जा रहा था।